शुरू करूं? जी बिल्कुल। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार एकेडमिक फॉर नेशन की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ही के दिन यानी 25 जून 1975 को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय लिखने का प्रयास किया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर आम लोगों के जीने तक का मौलिक अधिकार छीन लिया था, पूरे देश को जेल बना दिया था। आपातकाल के पहले और उसके विरोध में आंदोलनों की एक पृष्ठभूमि है। आंदोलनों की इस पृष्ठभूमि में बिहार है और बिहार में जेपी है और जेपी के साथ छात्र नेता के रूप में सुशील मोदी जी हैं। हमारा सौभाग्य है कि आपातकाल विरोधी आंदोलन के नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। वर्तमान में आप राज्यसभा के सांसद हैं और 15 वर्षों तक बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का दायित्व संभाला है। आपके कार्यकाल में बिहार ने आर्थिक रूप से प्रगति की है, ये दुनिया भर के विद्वानों ने इसको माना है। आप आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के साथ एक और कीर्तिमान है जो बिहार के कम लोगों को मिला है, एक दो लोगों को, कि आप चारों सदनों विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। आप पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव भी रहे हैं और इस तरह अपने लंबे राजनीतिक सफर में छात्र संघ के साथ साथ उच्च सदन की भी गरिमा आपने बढ़ाई है। बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को आपने अपनी मेहनत पसीने से खींचा है और हम देखते हैं कि बिहार भाजपा की बुनियाद में भी आप दिखाई देते हैं, तो शीर्ष पर भी आप कहीं न कहीं जरूर दिखाई देते हैं। तो आपको इस मंच पर आमंत्रित करके एकेडमिक फॉर नमो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जेपी आंदोलन कहें, बिहार आंदोलन कहें, इस आंदोलन के निकले कई नेता राजनीतिक भ्रष्टाचार, वंशवाद की भेंट चढ़ गए, लेकिन आपने अपने को पूरी तरह इसे अछूता रखा। यह बड़ी उपलब्धि है। सर, आपको एकेडमिक फॉर नेशन में के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। एकेडमिक फॉर नेशन राष्ट्रवादी प्राध्यापकों, शिक्षाविदों और शोधार्थियों का संगठन है जो भारत केंद्रित परिप्रेक्ष्य के साथ विद्वतापूर्ण गतिविधियों में शामिल होने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसका उद्देश्य सर्वोत्तम शैक्षणिक मानकों के साथ एक गतिशील, उत्पादक और व्यवहारिक बौद्धिक परिदृश्य बनाने में सहयोग करना है। एकेडमिक फॉर नेशन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रासंगिक मुद्दों पर विद्वानों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के लेख प्रकाशित करता है। विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर कार्यक्रम का आयोजन करता है। एकेडमिक फॉर नेशन ने नागरिकता अधिनियम, किसान आंदोलन, बंगाल में राजनीतिक हिंसा आदि मुद्दों पर देश का पक्ष रखने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। अभी कल ही आपातकाल पर प्रोफेसर आनंद कुमार का इसी तरह का कार्यक्रम हम लोगों ने किया था और 27 तारीख को माननीय शिव प्रकाश जी का संगठन मंत्री भाजपा का कार्यक्रम प्रस्तावित है। आज हमारे साथ दो अन्य महत्वपूर्ण विद्वान हैं। पहले प्रोफेसर आदरणीय प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी। श्री प्रकाश सिंह जी दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में प्रोफेसर हैं। आप भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में भी प्रोफेसर रहे, साथ ही एमएचआरडी, यूजीसी की कई कमेटियों के आप सदस्य रहे जो भारत सरकार को समय समय पर शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए सुझाव देती है। सर, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी हमारे बहुत सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी लंबा अनुभव रहा है और वर्तमान में आप प्रज्ञा प्रवाह के दिल्ली प्रांत संयोजक हैं। हमारे दूसरे सम्मानित जो विद्वान हैं वो प्रोफेसर अनिल सौमित्र जी हैं। आप भारतीय जनसंचार संस्थान अमरावती के निदेशक हैं और भारतीय जनता पार्टी
ये जो चरय व्यक्ति जो मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश भाजपा का जो मुख्य पत्र चरय व्यक्ति है उसके संपादक रहे। मियां चौपाल नाम का कार्यक्रम चलाते रहे करीब 1 दशक तक। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है और इस कार्यक्रम को, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं आदरणीय प्रोफेसर श्री प्रकाश सर को कहूंगा कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सबको आमंत्रित करके हमें बहुत खुशी मिल रही है। धन्यवाद अरुण जी। आज एकेडमिक्स फॉर नेशन का यह मंच धन्य हुआ है। धन्य इसलिए हुआ है कि 1975 में आपातकाल की विभीषिका को झेलने वाले, आपातकाल में युवाओं के नेतृत्वकर्ता, या मैं कहूं युवाओं के हृदय सम्राट माननीय सुशील मोदी जी हमारे बीच में हैं। और आज आपका स्वागत करते हुए इसलिए भी मुझे खुशी हो रही है कि सुबह सुबह जैसे ही समाचार पत्र मैंने देखा, दैनिक हिंदुस्तान में आपका बहुत ही प्रशंसनीय लेख सुबह सुबह पढ़ा। आजादी की वह दूसरी लड़ाई, उसका सब टाइटल है 25 जून 1975 को लागू किया गया आपातकाल एक ऐसा क्रूर सत्य था जिसे याद करके आज भी सिहरन पैदा होती है। सुशील मोदी जी, मेरा जो पहला सवाल है आपके सब टाइटल से ही है। सवाल हमने कुछ और बनाए थे, लेकिन आपने जो लेख लिखा है उसका सब टाइटल इतना प्रेरक है, इतना आकर्षक है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं कि वो ऐसा क्रूर सत्य था जिसे याद करके आपको आज भी सिहरन होती है। अगर इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे तो हमारे जो श्रोता बंधु हैं जो इस वक्त जुड़े हुए हैं वो सभी लाभान्वित होंगे। एकेडमिक्स फॉर नेशन के प्रोफेसर अरुण जी, श्री प्रकाश जी, सौमित्र जी और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए तमाम शिक्षा मित्रों, बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं अरुण जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे मौका दिया आपातकाल से जुड़ी कुछ बातों को आपके सामने रखने के लिए। मित्रों, अभी श्री प्रकाश जी ने जो सवाल किए हैं वो क्रूर सत्य क्या था, किस प्रकार का माहौल था। मित्रों, 45 साल बाद हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वह दौर कितना खौफनाक था। एक आतंक, भय का माहौल और पूरे देश में एक मरघट की शांति, न कोई जुलूस, न कोई धरना, न कोई प्रदर्शन, न विरोधी दलों का कोई बयान, और 1 लाख से ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके जेलों के अंदर बंद कर दिया गया। और जेल जाने का मतलब था बेल नहीं, जेल जाने का मतलब था परिवार के लोगों से मुलाकात नहीं, जेल जाने का मतलब था कि आप न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो थे वो सस्पेंड कर दिए गए थे। 9 हाईकोर्ट ने ये कहा कि मीसा बंदी, जो राजनीतिक बंदी जो मीसा में गिरफ्तार थे, उनके मामले को न्यायालय सुन सकता है। 9 हाईकोर्ट का निर्णय आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। और निरेन डे जो तत्कालीन अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने कोर्ट में कहा कि अगर किसी व्यक्ति की अगर हत्या भी कर दी जाए तो भी न्यायालय की वो शरण में नहीं जा सकता, उसका परिवार, उसके लोग, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स 14, 19, 21, 22 ये स्थगित कर दिया गया। और मित्रों, जिस दिन इमरजेंसी लगी, जेपी को रात को 1 बजे 74 साल के बूढ़े जेपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था। देश के तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और आजादी के बाद पहली बार देश के अंदर इमरजेंसी, ये सेंसरशिप लागू कर दिया गया। और ये सेंसरशिप क्या था? अंग्रेजों ने भी कभी सेंसरशिप लागू नहीं किया था। और मैं ये भी बता दूं अपने मित्रों को कि देश में 3 बार इमरजेंसी लगी। पहली इमरजेंसी लगी 1962 के चीनी आक्रमण के बाद, दूसरी इमरजेंसी लगी 1971 में पाक आक्रमण के बाद, और तीसरी इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को लगाई। और जिस समय तीसरी इमरजेंसी लगी
उसमें दूसरी इमरजेंसी देश में लागू थी। यानी 71 में वाय कारणों से, वाय हमले के कारण देश की सुरक्षा पर खतरा है और इसलिए 71 से देश में इमरजेंसी लागू थी। उस दूसरी इमरजेंसी को खत्म भी नहीं किया और एक नई इमरजेंसी लागू कर दिया और यह कहा गया कि देश की सुरक्षा खतरे में है क्योंकि विरोधी दलों के द्वारा देश के अंदर अराजकता का माहौल पैदा किया जा रहा है, इसलिए देश खतरे में है। एक व्यक्ति के संकट को देश के संकट में बदल दिया गया और आप सबों को मालूम है कि इमरजेंसी क्यों लगाई। अगर 12 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ अगर फैसला नहीं दिया होता, उनके चुनाव को अगर अवैध घोषित नहीं किया होता, उनको 6 साल के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया होता, तो शायद इमरजेंसी नहीं लगती। तो केवल अपनी सत्ता को बचाने के लिए विपक्ष ये मांग कर रहा था कि नैतिकता के आधार पर श्रीमती इंदिरा गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन श्रीमती गांधी ने इस्तीफा देने के बजाय प्रेस के मुंह को बंद कर दिया, विरोधी दल के लोगों को जेलों में बंद कर दिया और एक आतंक भय का माहौल पैदा कर दिया ताकि कोई उनकी सत्ता को चुनौती नहीं दे सके। और आप जो क्रूर सत्य की बात कर रहे थे, मैं 2 घटना का जिक्र करना चाहूंगा। मैं इमरजेंसी के 5वें दिन गिरफ्तार कर लिया गया समस्तीपुर में। मुझे 5 दिनों तक समस्तीपुर थाने के हाजत में बंद करके रखा गया। 5 दिन। नियम है कि 24 घंटे के भीतर कोर्ट में हाजिर किया जाना है और जो 108 घंटे थे वो 108 दिन के बराबर थे। मैंने अपनी जेल डायरी में उसका पूरा वृतांत, किस प्रकार का 5 दिन उस छोटे से हाजत में मेरा बीता है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। ये था आतंक। और मैं जब गिरफ्तार करके समस्तीपुर से दरभंगा ले जाया जा रहा था तो मेरे कमर में रस्सा लगा था, कुत्ते पीछे भौंक रहे थे और छोटे बच्चे पत्थर फेंक रहे थे। जैसे कोई, जब उस जमाने में याद होगा कि कोई हथकड़ी लगाकर कोई कैदी को लेकर जाते थे तो छोटे बच्चे पीछे हुले हुले करते हुए और चलते थे। और 5 दिन तक, चूंकि हाजत में गर्मी के दिन थे, तो लगता था कोई पागल आदमी जा रहा है, पूरा पसीने से अस्त व्यस्त, कपड़े अस्त व्यस्त, बाल। और जब मैं समस्तीपुर स्टेशन पर पहुंचा तो एक प्रोफेसर बैठे हुए थे, मैं बगल में बैठा। मैंने पूछा कि आप कौन है, तो कहा कि मैं समस्तीपुर कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन है, तो मैंने कहा मैं मीसा में गिरफ्तार कर लिया गया हूँ। तुरंत उठकर चले गए। 5 दिन तक मेरे घर के लोगों को ये पता नहीं था कि मैं किस दुनिया में हूं। मैं गिरफ्तार कर लिया गया या नहीं गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया तो कहाँ हूं, ये किसी को कोई जानकारी नहीं। मैं रेलवे स्टेशन से, वहां पर डाकखाना था स्टेशन पर ही, मैं चला गया टेलीग्राम करने के लिए। उस जमाने में टेलीग्राम हुआ करता था। मैं सोचा कि घर को एक टेलीग्राम कर दूं। मैंने टेलीग्राम में लिखा कि मैं गिरफ्तार कर लिया गया हूं मीसा में और मैं दरभंगा जा रहा हूं। जैसे ही डाकघर के जो मुख्य प्रबंधक थे, उन्होंने टेलीग्राम का मजमून पढ़ा, उसको फाड़ कर फेंक दिया और कहा कि मीसाबंदी का टेलीग्राम नहीं दिया जा सकता है। ये मैं केवल बता रहा हूं आपको, जो लोग बंद थे कब छूटेंगे पता नहीं। 2 साल रहना होगा कि 3 साल रहना होगा, कुछ पता नहीं। घर के लोगों को महीने में 1 बार मिलने की अनुमति दी गई, वो भी 3 महीने के बाद। अब परिवार का ही एक व्यक्ति मिल सकता है और उसके लिए डीएम से परमिशन, इतनी लंबी प्रक्रिया, और तब सीआईडी के लोगों की उपस्थिति में आपकी मुलाकात होगी। ये जो खौफ था, मैंने, सैकड़ों लोग मर गए इमरजेंसी के दौरान जेल के अंदर। मैं 6 जेल में रहा, किसी एक जेल में मुझे लोग रख नहीं पाए। तो दरभंगा, समस्तीपुर, बक्सर, भागलपुर, हजारीबाग, पटना, और मैंने अपने आंख के सामने लोगों को मरते हुए देखा जेलों के अंदर। जो बूढ़े लोग गिरफ्तार कर लिए गए। एक प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के दरभंगा, जिन्होंने मेरे साथ, शाही जी, गिरवा वस्त्र पहनते थे, मेरी आंखों के सामने 6 महीने के बाद उनकी मौत हो गई। एक वकील थे विनोबा जी, उनकी वकालत, जेल में आगे वकालत चलना बंद हो गया, आमदनी बंद हो गई। पत्नी आके रोने लगी गेट पर, तो कहा कि मेरी जो लॉ की पुस्तकें हैं उसको बेच कर घर चलाओ, और उसे बेच कर घर को चलाने का काम किया।
कितने परिवार उजड़ गए, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और मित्रों, जो शासन प्रशासन था वो कितना निरंकुश था, आप इस एक घटना से कल्पना कर सकते हैं कि मैं हजारीबाग जेल में बंद था। मेरी अपनी सगी बहन की शादी थी। मैंने सरकार से पेरोल मांगा कि मुझे 10 दिनों के लिए अपनी सगी बहन की शादी में भाग लेने के लिए छुट्टी दी जाए। 6 महीने से ज्यादा हो चुका था, लेकिन सरकार ने पेरोल देने से इनकार कर दिया। मैं अपनी सगी बहन की शादी में शामिल नहीं हो पाया और कुछ दिनों के बाद मुझे पेरोल मिला। एक दूसरी चचेरी बहन की शादी थी, गलती से उसके लिए मुझे पेरोल मिल गया। मैं जेल से बाहर निकला। जेल गेट के सामने कमिश्नर का बंगला था। डिप्टी कमिश्नर कहते हजारीबाग का डिप्टी कमिश्नर था दुर्गा शंकर मुखोपाध्याय। मैंने रिक्शे पर सामान रखा, मैं चला गया बंगले में मिलने के लिए कि मिलकर जेल के हालात के बारे में बताऊंगा। उस नौजवान डिप्टी कमिश्नर को गुस्सा इस बात का था कि एक जेल का बंद व्यक्ति मेरे बंगले में कैसे आ गया मिलने के लिए। वो गाड़ी में बैठ रहा था। मैं गाड़ी के नजदीक गया और कहा कि सर, मैं 1 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ। वो गाड़ी खोलकर बाहर निकला दरवाजा, और निकलते मेरे पर टूट पड़ा। बुरी तरह से मुझे पीटने लगा। मैं जमीन पर गिर गया। लात जूते से मारता रहा मुझे, और फिर मुझे बगल के कमरे में बंद कर दिया। मैं 6 महीने के बाद जेल से निकला और फिर मैं कमरे में बंद कर दिया गया। आधे घंटे के बाद हजारीबाग की पुलिस आती है, मुझे गिरफ्तार कर लेती है, हजारीबाग थाने में बंद कर देती है, और 24 घंटे के बाद मुझे जमानत मिलती है। और जब तक मैं पटना पहुंचता हूं, मेरी दूसरी बहन की शादी का सारा रस्म पूरा हो गया था। ये तो मैंने कुछ 1-2 घटनाओं की बानगी आपको सुनाई। ऐसी एक नहीं, सैकड़ों घटनाएं हैं कि किस तरह का अत्याचार किया गया था। और आप क्रूर सत्य की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि संजय गांधी ने और परिवार नियोजन का अभियान चलाया था, और नसबंदी का टारगेट दिया गया शिक्षकों को, प्रोफेसर्स को, लोगों को, कि आपको लाइसेंस तब मिलेगा, प्रमोशन तब मिलेगा, नौकरी तब मिलेगी, छुट्टी तब मिलेगी जब नसबंदी का टारगेट पूरा करेंगे। लोगों ने जबरदस्ती लोगों की नसबंदी कराना शुरू कर दिया। 1 दर्जन जगह गोलियां चली, 1 जगह दर्जन गोलियां चली सौंदर्यीकरण के नाम पर। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पीछे का इलाका और उजाड़ दिया गया। पूरे देश में खौफ, भय, आतंक, कोई जुलूस नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1 लाख से ज्यादा पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। और जो सेंसरशिप लगी, ये बहादुर शाह जफर मार्ग, जो दिल्ली का जो उस जमाने के अंदर प्रेस का मुख्य सड़क हुआ करती थी, रात को 8 बजे उसका बिजली का लाइन काट दिया गया। आदेश था, बिजली काट दो, लाइन, टेलीप्रिंटर का लाइन काट दो, अखबार के बंडल छीन लो। 26 की सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, ये अखबार छप नहीं पाए, मिल नहीं पाए लोगों को, क्योंकि रात को बिजली की लाइन काट दी गई थी। और जो हिंदुस्तान टाइम्स और स्टेट्समैन जो बच गए, नहीं लाइन कट पाई किसी कारण से, उनके सब बंडल छीन लिए गए, ताकि जो हॉकर बंडल बांट रहे थे उनके बंडल को छीन लिया गया। और कुलदीप नैयर गिरफ्तार कर लिए गए थे। 250 पत्रकार देश के अंदर गिरफ्तार किए गए। हर एक प्रेस के दफ्तर में एक सेंसर ऑफिसर बैठा दिया गया। कोई भी पॉलिटिकल समाचार बिना सेंसर ऑफिसर की अनुमति के अखबारों में छप नहीं सकता है। जिस रात जेपी और अटल जी गिरफ्तार किए गए, अखबारों को निर्देश था, गिरफ्तार नेताओं का नाम छापने की मनाही थी। देश को पता ही नहीं चल पाया बहुत दिनों तक कि कौन कौन नेता गिरफ्तार किए जा चुके। लोगों को भरोसा था बीबीसी पर, ऑल इंडिया रेडियो ने सुनना लोगों ने बंद कर दिया। और इतना ही नहीं, तो जुडिशरी और संसद की कार्रवाई को भी रोक दिया गया। संसद में अगर कोई, एक तो संसद में अधिकांश लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन जो लोग संसद में मौजूद थे, अगर संसद में किसी ने इमरजेंसी के खिलाफ भाषण किया तो अखबार में उसका समाचार नहीं छप सकता था।
संसद की कार्रवाई पर आज तक कभी किसी ने रोक नहीं लगाया था। और मैं आपको ये बता दूं कि फिरोज गांधी जो इंदिरा गांधी के पति थे, उन्होंने 1956 के अंदर लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया था, क्योंकि उसके पहले तक संसद की कार्रवाई को प्रकाशित करने की कई तरह की पाबंदियां लगी हुई थी। उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया और उस बिल के कारण वो बिल पारित हुआ और तब ये नियम बना, कानून बना कि संसद की कार्रवाई के प्रकाशन पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। तो जिस इंदिरा गांधी के पति ने जो प्रेस की आजादी के लिए संघर्ष किया, उनकी श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसी प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। और मैं जिक्र कर रहा था एक और बात का कि नेहरू जी के जमाने में भी इमरजेंसी लगी थी 62 के अंदर, लेकिन नेहरू जी ने कभी प्रेस पर पाबंदी नहीं लगाई। और आपको याद होगा वीके कृष्ण मेनन उसमें देश के रक्षा मंत्री थे, उनके खिलाफ अखबारों में कितना छपा, कभी पंडित नेहरू ने रोका नहीं। और बाद में पंडित नेहरू को वीके कृष्ण मेनन का इस्तीफा लेना पड़ा। तो जिस कांग्रेस में पंडित नेहरू ने प्रेस की आजादी पर कुठाराघात नहीं किया, जिस फिरोज गांधी ने प्राइवेट मेंबर बिल पारित कराया, उस इंदिरा गांधी ने और इमरजेंसी में सेंसरशिप लगा दिया। विदेशी पत्रकारों को भारत छोड़ने के लिए बंद कर दिया गया। कार्टून व्यंग चित्र नहीं छप सकते हैं। और मैं आपको याद कराना चाहूंगा संघर्ष वीकली उस जमाने का और हास्य व्यंग का की सबसे बड़ी पत्रिका थी, उसका प्रकाशन जो है बंद कर दिया गया। और फिल्म जगत भी उससे अछूता नहीं रहा। किशोर कुमार उस जमाने के बहुत बड़े पार्श्व गायक थे। देवानंद बहुत बड़े हीरो थे। उन लोगों से कहा गया कि आप इमरजेंसी के समर्थन में बयान दीजिए, 20 सूत्री के समर्थन में बोलिए। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो किशोर कुमार के गानों को ऑल इंडिया रेडियो टीवी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गुलजार की फिल्म थी आंधी, उसकी नायिका सुचित्रा सेन का चेहरा इंदिरा गांधी से मिलता था फिल्म में, और संजीव कुमार उसके नायक थे, वो फिरोज गांधी से चेहरा मिलता था। ये आंधी पिक्चर को बैन कर दिया गया, उसको रिलीज नहीं होने दिया गया। किस्सा कुर्सी का नामक एक फिल्म जिसको अमृत नाहटा ने और निर्माण किया था, उसके प्रिंट को मारुति की जो फैक्ट्री थी संजय गांधी के, उसके गोडाउन में उसको जला दिया गया। इसलिए मित्रों, जो क्रूरता का जो नंगा नाच हुआ है 19 महीने तक, आज की पीढ़ी कितना भी अखबारों में पढ़ ले, आप उसका अंदाज, उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये इंद्र कुमार गुजराल, ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, उनको इमरजेंसी लगती ही हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वो प्रेस पर अंकुश लगाने में सक्षम नहीं हो रहे थे, और उनकी जगह पर विद्याचरण शुक्ला को और लाकर आईबी मिनिस्टर बनाया गया। मैं 2 और घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा। एक और घटना का, इंदिरा गांधी में जो ट्रेड था तानाशाही का, 1972-73 में भी प्रेस पर अंकुश लगाने का प्रयास हुआ था। उस जमाने में जो न्यूज प्रिंट होता है, ये आयात इंपोर्ट हुआ करता था, और हर अखबार के लिए कोटा निर्धारित था कि किस अखबार को ये न्यूज प्रिंट कितना प्राप्त होगा। इंदिरा गांधी ने 72-73 में एक न्यूज प्रिंट पॉलिसी घोषित की, और न्यूज प्रिंट पॉलिसी में प्रावधान था कि 2 से ज्यादा अखबार कोई निकाल नहीं सकता है, कोई नया संस्करण प्रकाशित नहीं कर सकता है, 10 से ज्यादा पन्ने नहीं हो सकते। इसलिए मित्रों, ये तो मैं इस विषय पर घंटों बोल सकता हूँ, और जब आपने कर दिया तो मैं चल पड़ा बोलने के लिए। नहीं। मैंने कहा कि जो क्रूरता का नंगा नाच 19 महीने हुआ है, उसको वही समझ सकता है जिसने देखा है और जिन लोगों ने उसको भुगता है। आपने जो घटनाक्रम बताए बहनों की शादी का, उस वक्त वो चित्रण आप कर रहे थे, वो हृदय विदारक है। आप स्वयं भी दर्द में उस वक्त महसूस कर रहे थे, हम लोग भी महसूस कर रहे थे। एक प्रश्न आपके ही लेख से, और ये प्रश्न हमको बार बार तंग भी करता, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। हमारे विश्वविद्यालयों में जो विमर्श आपातकाल को लेकर बनना चाहिए था, वो नहीं बन सका। और उस वक्त
का जो आंदोलन था उसमें जो हमारे वामपंथी जगत के लोग हैं उनकी क्या भूमिका थी, उन्होंने किस तरह की भूमिका अदा की? निसंदेह आपने अपने लेख में प्रकाश डाला है, लेकिन थोड़ा सा विस्तार से बताएं तो अच्छा रहेगा। श्री प्रकाश जी, मैं इसमें एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ है जोड़ देना चाहूंगा कि उस समय तत्कालीन जो इमरजेंसी के पूरे दौर में जो संघर्ष में थे और जिन्होंने पूरे जोर शोर से जिन्होंने पीड़ा भी भुगती और संघर्ष भी किया और देश को में जो लोकतंत्र है उसको बचाने का भी काम किया, लेकिन बाद में वही सब लोग कई राज्यों में और केंद्र में भी जब सरकार में आए तो हम लोग एक जनता और देश की अपेक्षा होती है स्वाभाविक रूप से कि वैचारिक रूप से, बौद्धिक रूप से किन्हीं विषयों को, मुद्दों को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, उसको एकेडमिया में लेकर आया जाए ताकि वो नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को या जो विद्यार्थी है उससे, जाहिर सी बात है ये विद्यार्थियों का एक बड़ा आंदोलन था, सुशील मोदी जी इसको बेहतर बता सकते हैं, लेकिन विद्यार्थियों के लिए ये एक ठीक ठीक से इतिहास का विषय नहीं बन पाया, विमर्श का विषय नहीं बन पाया एकेडमिक्स में। वो उसके पीछे क्या ऐसी मजबूरी थी या उसको भूल जाने की एक प्रकार से दुश्चेष्टा हुई या क्या हुआ, इस पर भी थोड़ा आप जरूर हमको मार्गदर्शन करें। पहला सवाल जो प्रकाश जी ने किया वामपंथियों की भूमिका के बारे में, तो मैं बता दूं कि जो जेपी का आंदोलन था और बिहार के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी सबसे ताकतवर थी पूरे देश के अंदर, आंध्र और बिहार। सीपीएम की ताकत थी बंगाल के अंदर, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी वो बिहार में सबसे ताकतवर थी। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन बताऊंगा कि जो जेपी आंदोलन प्रारंभ हुआ वहीं से कम्युनिस्ट आंदोलन का भटकाव प्रारंभ हो गया। जेपी आंदोलन से वो लोग अलग हो गए और उन लोगों ने जेपी को अमेरिकी दलाल कहा, फासिस्ट है, और जेपी के आंदोलन के खिलाफ में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी 74 से ही लगातार सक्रिय होकर मैदान में उतरी हुई थी। और उससे जब इमरजेंसी लगी तो एक पॉलिटिकल पार्टी, और भी कई पार्टियां थी, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने खुलकर इमरजेंसी का समर्थन किया, सेंसरशिप का समर्थन किया। लोकसभा में इंदिरा गांधी ने संविधान में जितने संशोधन किए अपनी सत्ता को बचाने के लिए, उसका खुलकर किसी एक ने समर्थन किया तो वह थी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी। और जिस 42 के आंदोलन के दौरान कम्युनिस्ट लोगों को गिरफ्तार करवाने का काम करते थे, उसी प्रकार इमरजेंसी के दौरान सीपीआई के कार्यकर्ता आंदोलनकारियों को, जेपी के लोगों को, जनसंघ के लोगों को, आरएसएस के लोगों को की मुखबिरी गिरफ्तार करवाने का काम करते थे। इसलिए सीपीआई की भूमिका जो थी, और सीपीआई उसके बाद से बिहार में पूरी तरह से खत्म हो गई, उसका सबसे बड़ा कारण ये जेपी का आंदोलन और इमरजेंसी में जेपी का विरोध करना, आंदोलन का विरोध करना था। सीपीएम जो थी, सीपीएम ने इमरजेंसी का विरोध किया, जेपी आंदोलन का विरोध सीपीएम करती रही बिहार में। लेकिन ये बात सही है कि इमरजेंसी का सीपीएम ने विरोध किया, संसद में भी सीपीएम ने विरोध किया, परंतु कभी भी जो आंदोलन चला आपातकाल के विरोध में, उस आंदोलन में कभी भी सीपीएम खुलकर नहीं आई। तो ये उनकी भूमिका थी। और मुख्य रूप से चूंकि मैंने कम्युनिस्ट पार्टी का जिक्र किया, और एक बात जो आई कैंपसेस के बारे में, और देखिए 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंदिरा गांधी के त्यागपत्र की मांग को लेकर जो रैली हुई थी, उसमें 2 लाख लोग थे, 2 लाख, जिसको जेपी ने संबोधित करने का काम किया था। और जेपी को और हम लोग को भी लगता था, हम लोग को लगता था इतना बड़ा जन समर्थन है, बिहार का आंदोलन, और आपको मालूम है कि गुजरात के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हुए उसका भी रिजल्ट 12 जून 1975 को आया था, जिसमें कांग्रेस का सफाया हो गया था। तो हम लोग को लगता था कि जन समर्थन हमारे साथ है और इमरजेंसी लगेगी तो जनता सड़कों पर आएगी। लेकिन हम गलतफहमी में थे, तो डर भय का माहौल बना, पत्ता भी नहीं हिला। एक जुलूस 2-4 हल्के फुल्के 10-20 लोगों का और जुलूस कहीं निकले होंगे, लेकिन सब जगह एक मरघट की शांति थी, डर भय के कारण। इसलिए कैंपस में अरुण जेटली गिरफ्तार कर लिए गए थे दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में। तो जो भी लोग कैंपस में, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत विरोध करने का प्रयास किया,
वो विरोध नहीं कर पाए, उस आंदोलन को कुचल दिया गया एक डर और भय का माहौल पैदा करके। और जहां तक आपने पूछा इस बात को इतिहास के पन्नों के अंदर, तो देखिए चूंकि आजादी की, जेपी ने कहा भी था कि आजादी की दूसरी लड़ाई है। और आपको ये भी ज्ञात है कि जो लोकसभा का चुनाव इंदिरा गांधी ने कराया वो भी गलतफहमी में करा लिया। उन्होंने तो संविधान में संशोधन करके लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर लिया था, लेकिन पूरे दुनिया में उनकी छवि एक तानाशाह की बन रही थी। पूरा वर्ल्ड मीडिया और यूरोपीय देश इंदिरा गांधी को एक तानाशाह के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे थे। इंदिरा गांधी अपनी छवि से परेशान थी और उनको लगा कि इस समय लोग जेल में बंद हैं, राजनीतिक गतिविधियां स्थगित हैं, अगर मैं इस समय चुनाव करा देती हूँ तो प्रचंड बहुमत से मैं जीत कर आऊंगी, फिर 5 साल के लिए मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगी। और साथ ही उनको लगता था ये कि मैंने जो कुछ किया आपातकाल में उस पर जनता की मोहर लग जाएगी। और इंदिरा जी ने चुनाव का ऐलान कर दिया। और आपको मालूम है कि जो चुनाव के जो रिजल्ट्स आए कि इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। रायबरेली में जिस राज नारायण को 1,55,000 वोटों से इंदिरा गांधी ने हराया था, उस राज नारायण ने 55,000 वोटों से इंदिरा गांधी को हरा दिया। बगल की अमेठी में संजय गांधी को जनसंघ का एक अदना कार्यकर्ता रविंदर सिंह, कोई जानता भी नहीं आज कौन है रविंदर सिंह, कहाँ चले गए, उस रविंदर सिंह ने उनको हरा दिया। और जॉर्ज फर्नांडिस जो जेल में बंद थे, मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़े, हथकड़ी लगी हुई तस्वीर के साथ वो चुनाव लड़ा गया, 3 लाख वोटों से जीतकर आए। बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में कांग्रेस एक सीट भी नहीं जीत पाई। फिल्म राजस्थान, मध्य प्रदेश में एक एक सीट जीत पाई, बिहार में 54 की 54, यूपी में 85 की 85, हरियाणा पंजाब में कांग्रेस का सफाया हो गया और प्रचंड बहुमत से जनता पार्टी की सरकार बनी केंद्र के अंदर। अब जहां तक सवाल है इतिहास के पन्नों में, तो देखिए चूंकि ये एक प्रकार की राजनीतिक लड़ाई थी। आजादी की लड़ाई में तो सारे दल एक साथ थे, अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहे थे। यहाँ एक पार्टी कांग्रेस के खिलाफ अन्य दल जेपी के नेतृत्व में लड़ रहे थे, इसलिए कभी भी स्कूल के पाठ्यक्रम का वो हिस्सा नहीं बन पाया। और हम ही लोग हैं जो हर साल आपातकाल मनाते हैं ताकि लोगों को हम याद कराते रहें, स्मरण कराते रहें। इस देश में एक ऐसा खौफनाक दौर भी आया था ताकि फिर दोबारा उस प्रकार का दौर इस देश के अंदर नहीं आ सके। लेकिन मुझे जरूर लगता ये है कि इस देश के विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में, मुझे पता नहीं इमरजेंसी का कहीं उल्लेख है कि नहीं है, लेकिन ये अवश्य जो है ये एक चैप्टर या एक कोई लेख, कोई एक आलेख, ताकि लोगों को मालूम तो हो इस देश में क्या क्या हुआ और उसका क्या परिणाम हुआ, क्या संदेश दिया इमरजेंसी ने और आपातकाल ने इस देश के राजनीतिक दलों को। इसलिए मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए ताकि नई पीढ़ी को मालूम हो सके कि वो किस प्रकार का दौर था। आपका जो आपके उत्तर से ही एक प्रश्न विश्वविद्यालयों में सांकेतिक रूप में आपातकाल का जिक्र होता है सिलेबस में, लेकिन जिस तरह की त्रासदी, जिस तरह का दमन आप अभी चित्रित कर रहे थे, उसका कहीं से भी उल्लेख नहीं होता है। उसका होना चाहिए जिससे कि नई पीढ़ी को भी पता लग सके। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था आपसे कि आप पटना विश्वविद्यालय के महासचिव चुने गए थे, युवा छात्र नेता थे, तो बिहार का ये आंदोलन गुजरात से शुरू हुआ, बिहार में परवान चढ़ा, कैसे ये पूरे देश का आंदोलन बन गया और आप युवाओं को किस तरह से जोड़ते रहे, किस तरह से संगठनों के बीच आपने समन्वय स्थापित किया? अगर इसके बारे में कुछ बताएं तो हमारे तमाम साथियों को लाभ होगा। नहीं प्रकाश जी, मैं एक और प्रश्न का आपने पूछा, भले ना, लेकिन मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा चूंकि सारे बुद्धिजीवी और बहुत पढ़े लिखे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वो ये कि इंदिरा गांधी ने संविधान के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया, किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, ये चूंकि बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे से बताना उनको नहीं, वो हमारी लिस्ट में है सर। नहीं, मैं ठीक है, मैं इसलिए पहले मैं उसका
फिर मैं उस जी पर जी जी पहली जी बात जी थी जी कि आपको मालूम है कि इमरजेंसी, मैंने शुरू में कहा कि अपनी सत्ता को बचाने के लिए उनको त्याग पत्र न देना पड़े, उनको प्रेस का मुंह बंद करने, राजनीतिक नेताओं के मुंह बंद करने के लिए उन्होंने इमरजेंसी लगाया। कैबिनेट की बिना स्वीकृति लिए राष्ट्रपति का हस्ताक्षर करवा लिया गया और इमरजेंसी की घोषणा के बाद कैबिनेट की बैठक होती है और तब कैबिनेट की सहमति ली जाती है। दूसरी बात जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि 1971 से एक इमरजेंसी देश में लगी हुई थी वायु आक्रमण के कारण। जब एक इमरजेंसी लगी थी तो दूसरी इमरजेंसी लगाए जाने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि जो पावर आपको चाहिए वो सारी सारी ताकत, सारी शक्ति, सारे वैधानिक अधिकार आपको उस इमरजेंसी से मिले हुए थे। उसके बावजूद इंटरनल इमरजेंसी इस देश के अंदर थोपी गई ताकि लोगों को झटका दिया जा सके। तीसरी बात कि इन्होंने फंडामेंटल्स राइट को सस्पेंड कर दिया। सेक्शन 359 संविधान का धारा 359(1) फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया ताकि फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए कोई किसी कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता है। उन्होंने 3 संविधान संशोधन किया। पहला 38वां संविधान संशोधन किया और उसमें क्या था कि इमरजेंसी जो लागू की गई उसको किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इंदिरा जी को डर था कि मैंने सेकेंड इमरजेंसी लागू कर दिया और जिस तरह से लागू किया कोई कोर्ट में जा सकता है, तो धारा 352 में संशोधन करके इमरजेंसी को चुनौती नहीं दी जा सकती है किसी भी न्यायालय में, इसका प्रावधान कर दिया गया। और जो सबसे बड़ा दुरुपयोग किया गया संविधान का कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिन मुद्दों पर इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया था, उन तमाम मुद्दों को निष्प्रभावी करने के लिए, उसको नल एंड वॉइड करने के लिए भूतलक्षी प्रभाव से संविधान में संशोधन कर दिया गया ताकि हाईकोर्ट का जो फैसला था जिन मुद्दों को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के पहले तो सारे मुद्दे निष्प्रभावी हो जाएं। इसका पूरा इसका पूरा काम इंदिरा गांधी ने किया। सबसे पहला उन्होंने ये किया, 4 अगस्त 1975 को पीआर एक्ट में संशोधन कर दिया, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर। उस समय तक ये प्रावधान था कि अगर कोई आदमी डिस्क्वालीफाई होता है तो उसके डिस्क्वालिफिकेशन की अवधि को कम करने का अधिकार या समाप्त करने का अधिकार ये इलेक्शन कमीशन के पास था। आज भी इलेक्शन कमीशन के पास है। अगर कोर्ट किसी को 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई करता है तो इलेक्शन कमीशन को पावर है कि उसको घटा के 4 साल कर दे, 5 साल कर दे, 3 साल कर दे। ये उन्होंने पीआर एक्ट में संशोधन करके इलेक्शन कमीशन से अधिकार छीन कर राष्ट्रपति को सौंप दिया ताकि वो राष्ट्रपति से मनमाने तरीके से जो चाहे वो करवा सके। दूसरा, उन्होंने 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में उनके मामले की सुनवाई होने वाली थी। 25 जुलाई को संसद का सत्र बुलाया गया। 3 दिनों के भीतर संविधान में संशोधन कर दिया गया। कोई विरोध नहीं, कोई बहस नहीं, विरोधी दल के लोग सदन में मौजूद नहीं थे और संविधान का 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया गया। 2 घंटे में लोकसभा में पारित, अगले दिन 2 सभा में राज्यसभा में पारित। 10 अगस्त को 17 राज्यों के विधानसभाओं का सत्र 1 दिन के अंदर बुलाया गया और 10 मिनट के भीतर बिना किसी विरोध के वो संविधान संशोधन विधेयक पारित करा दिया गया। रात को 10 बजे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर करवा लिया गया, क्योंकि 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी के मामले की सुनवाई होने वाली थी। और क्या संशोधन किया गया कि संशोधन यह किया गया कि अगर कोई कोर्ट इस संविधान संशोधन के पहले अगर किसी कोर्ट ने अगर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर के चुनाव को अवैध घोषित किया है तो वो चुनाव अवैध नहीं माना जाएगा, वो चुनाव वैध माना जाएगा। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि संविधान का इस प्रकार से कोई दुरुपयोग कर सकता है कि कोर्ट ने जिस चुनाव को अवैध घोषित कर दिया, आपने संविधान संशोधन करके ये प्रावधान कर दिया कि वो सारे चुनाव वैध माने जाएंगे। इस संशोधन के पहले
भूतलक्षी प्रभाव से और अपने अपने अवैध हुए चुनाव को उन्होंने वैध करवा दिया। एक और संविधान संशोधन किया गया। कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी न्यायालय में नहीं चल सकती है। केवल पद पर रहने के दौरान नहीं, पद पर आसीन होने के पहले भी अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग किसी कोर्ट में चल रही थी, वो सारी की सारी प्रोसीडिंग जो है वो रद्द समझी जाएगी। एक और संविधान संशोधन किया और सारे विद्वान जन यहाँ बैठे, आपको मालूम है कि प्रीवी पर्स की समाप्ति को लेकर, बैंक नेशनलाइजेशन को लेकर, गोलकनाथ के मामले में, और फिर उसके बाद ये गोलकनाथ के मामले में, और साथ ही साथ जो है जो एक और महत्वपूर्ण जो मामला था प्रीवी, ये केशवानंद भारती का केस। इन सभी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के खिलाफ में फैसला दिया। इंदिरा गांधी बौखलाई भी थी। न्यायालय से टकराहट उसकी इमरजेंसी के पहले ही प्रारंभ हो गई और इंदिरा गांधी ने जिन तीन जजों ने केशवानंद भारती केस में इंदिरा गांधी यानी सरकार के खिलाफ फैसला दिया था, उन तीनों जजेस के सुपरसीड करके और जो सीनियरिटी में चौथे नंबर पर जस्टिस एन रॉय, उनको भारत का चीफ जस्टिस बना दिया गया। और आपको मैं याद कराना चाहूंगा, तीनों जजों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो यानी और आपको मालूम है, 1 मिनट और समय लेना चाहूंगा, ये केशवानंद भारती केस के द्वारा संविधान में संशोधन करने का जो सर्वोच्च अधिकार संसद को था कि वो कुछ भी चाहे परिवर्तन कर सकती है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान के मूलभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इंदिरा गांधी ये नहीं चाहती थी कि हमारे अधिकार में कोई कटौती हो। तो पता है 42वां संशोधन क्या किया गया कि कोई भी लॉ अगर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर बहस होगी तो 7 जजों के बेंच से कम बेंच उसकी सुनवाई नहीं कर सकती। उसके पहले 5 जज के बेंच भी सुनवाई करती थी, 10 की भी करती थी, 6 की भी करती थी। तो 42वां संशोधन कर दिया गया कि किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी 7 जजों की बेंच से कम की बेंच सुनवाई नहीं कर सकती है। और दूसरा संशोधन यह किया गया कि 2/3 के बहुमत से ही कोई फैसला होगा, तभी आप किसी संविधान संशोधन को नल एंड वॉइड कर सकते हैं। अगर 2/3 से नहीं हुआ तो नल एंड वॉइड नहीं कर सकते। मित्रों, मैंने केवल इस और जो मैंने पहले कहा कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का था, उसको बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। तो ये जो संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया, ये और जेल में क्यों बंद किया? इसलिए जेल में बंद कर दिया ताकि संसद में उनका बहुमत रहेगा, 2/3 बहुमत रहेगा, जो भी कानून चाहेंगे पारित करा लेंगे। तो इस तरह से इंदिरा गांधी ने केवल प्रेस के मुंह पर ताला नहीं लगाया, जुडिशरी को भी आतंकित कर दिया। कहा कि कमिटेड जुडिशरी होनी चाहिए। जो केंद्र की सरकार की जो सोशल फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी के अनुरूप और जुडिशरी होनी चाहिए। और इसलिए जस्टिस HR खन्ना को सुपरसीड करके दूसरे जज को और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया था। इसलिए इंदिरा जी ने केवल राजनीतिक दलों के मुंह पर ताला बंद नहीं किया, केवल प्रेस पर पाबंदी नहीं लगाई। और मैं बता दूं कि जितने हमारे पत्रकार थे, जितने मीडिया में लोग थे, शिक्षक थे, बुद्धिजीवी थे, कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर अधिकांश लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया इमरजेंसी के सामने। और अडवाणी जी की एक बड़ी प्रसिद्ध लाइन है, when they were asked to bend they started crawling। जब उनको झुकने के लिए कहा गया तो घुटने के बल चलने लगे। इसलिए मैंने कहा कि प्रकाश जी, आप उस जब 45 साल पहले के उस इमरजेंसी के खौफ की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता, कितना भी मैं वर्णन करूं, लेकिन फिर भी आप उस समय की परिस्थिति का अंदाज नहीं कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगा कि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि संविधान में किस प्रकार संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई, जुडिशरी को धमका के रखा गया, कमिटेड जुडिशरी की बात की गई। मोहन कुमार मंगलम का आपने नाम सुना होगा, HR गोखले का नाम सुना होगा। ये सारे वामपंथी जो कम्युनिस्ट जो कांग्रेस में घुसकर, और उसमें मैं एक और बता दूं कि
कांग्रेस जो अमेरिका रूस के बीच जो शीत युद्ध चलता था, तो भारत रूस के साथ उनका समझौता हुआ था, एक संधि हुई थी रूस के साथ, और तब से इंदिरा गांधी का झुकाव रूस के प्रति हो गया। और कांग्रेस पार्टी के भीतर जो वामपंथी थे उनका दबदबा हो गया, और वो इस तरह के सारे फैसले इंदिरा गांधी से करवाने लगे, और जिसका परिणाम जो है इस देश को भुगतना पड़ा। मैं एक जो आपने सवाल किया था, मैं फिर से एक बार, हाँ, आपने कहा आंदोलन के बारे में, तो चूंकि देखिए आज का ये विषय नहीं, इसलिए मैं बहुत लंबा उस पर नहीं बोलूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए इंदिरा गांधी 71 में 2/3 के बहुमत से जीत कर आई थी, और उस समय के जो विपक्षी थे, जनसंघ, कांग्रेस हो, एसएसपी, स्वतंत्र पार्टी, लोकदल, इनको कुल 66 सीटें मिली थी संसद के अंदर, 66, और 2/3 के प्रचंड बहुमत से इंदिरा गांधी जीत कर आई थी। लेकिन 3 साल के भीतर देश की स्थिति ऐसी हो गई कि इन्फ्लेशन रेट 15% पार कर गया। 15%। आप महंगाई अपनी चरम, जो महंगाई थी वो अपनी पराकाष्ठा पर थी उस समय, और देश के अंदर धीरे धीरे जो माहौल बनने लगा, जो माहौल बना, तो पहला आंदोलन शुरू हुआ गुजरात के अंदर, नवनिर्माण का आंदोलन। और नवनिर्माण का आंदोलन में संक्षेप में इतना बता दूं, मोरारजी देसाई अनशन पर बैठ गए कि गुजरात की विधानसभा को भंग करो। इंदिरा जी को विधानसभा भंग करना पड़ा। चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ छात्रों का आंदोलन प्रारंभ हुआ, मेस को लेकर, किराए को लेकर, खाने पीने की चीजों को लेकर, और विधानसभा भंग करना पड़ा। और जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस बुरी तरह से पराजित हो गई, और सारे विरोधी दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा, और वहां पर बाबू भाई पटेल वहां के मुख्यमंत्री बने। और उसके तुरंत बाद बिहार में आंदोलन प्रारंभ हो गया। हम नारा लगाते थे, गुजरात की जीत हमारी है, अब बिहार की बारी है। और बिहार में भी हम लोगों ने, और बिहार विधानसभा भंग करो, ये नारा लगाना प्रारंभ किया। मैं एक बात और बता दूं कि जब मैं चुनकर आया छात्र संघ में, उसके पहले देश के अधिकांश छात्र आंदोलन 4 मुद्दों पर होते थे। बस के किराए को लेकर, सिनेमा हॉल की टिकटों को लेकर, होटल वालों से झगड़े को लेकर, इन्हीं छोटी मोटी चीजों को लेकर आंदोलन हुआ करते थे। हम लोगों ने आंदोलन की दिशा को बदला, और पहली बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग देश के 20 विश्वविद्यालयों में जीत कर आए। आलोक कुमार, जो आज विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के वो अध्यक्ष हुआ करते थे, और अरुण जेटली वाइस प्रेसिडेंट थे। बीएचयू से लेकर, गोरखपुर से लेकर जब विद्यार्थी परिषद के लोग जीत कर आने लगे, तो हम लोगों ने तय किया कि हम छोटे मोटे मुद्दों पर आंदोलन नहीं करेंगे। और जो बिहार का आंदोलन था, तो कोई सिनेमा हॉल के टिकट के लिए नहीं था, बस के किराए के लिए नहीं था, होटल के खाने को लेकर नहीं था, वो था शिक्षा में बदलाव को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर। तो पहली बार इस देश का छात्र जो है, समाज के, देश के बड़े मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरा, और बाद में वो आंदोलन तो तितर बितर हो जाता। लेकिन जेपी ने आकर नेतृत्व प्रदान किया। जेपी बीमार थे, और जेपी शुरू में नहीं थे, ये भी बता दूं आपको। ये जेपी तो 18 मार्च के बाद इस आंदोलन से जुड़े। अगर जेपी नहीं जुड़ते तो ये आंदोलन तितर बितर हो जाता। जेपी ने उस छात्र आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। जेपी ने उस आंदोलन को संपूर्ण क्रांति का स्वरूप प्रदान किया, और कहा कि हमारा उद्देश्य केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है, वो तो एक पड़ाव है, समाज को बदलना हमारा उद्देश्य है। और फिर ये आंदोलन पूरे देश के अंदर जेपी ने फैलाने का काम किया। उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बहुत बड़ी भूमिका थी। और बाद में जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने दमन प्रारंभ किया, उसमें धीरे धीरे टकरार बढ़ता चला गया। और फिर 12 जून 3 घटना एक साथ हुई। 12 जून को डीपी धर, जो इंदिरा गांधी के बहुत विश्वस्त व्यक्ति थे, उनकी मृत्यु हो गई। 12 जून को ही गुजरात विधानसभा का परिणाम आया, और 12 जून को ही इंदिरा गांधी के इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया। और उसके बाद जो परिस्थिति बनी, जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया है।
प्रकाश जी, एक छोटे छोटे 2 सवाल हैं। ले लीजिए जी जी। जी। सुशील जी, एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ, छोटे छोटे दोनों अपने अपनी बात में आप ये दोनों सवालों को ले सकते हैं कि एक तो कई सारे ऐसे लोग जो उस आजादी की दूसरी लड़ाई में आप लोगों के संघर्ष के साथी बने, नेतृत्व दिया, लेकिन बाद के समय में हम देखते हैं कि वो राजनीतिक कारण है या कुछ और कारण है कि आप और वो जो साथी थे उनके बीच में वैचारिक मतभेद तो हुआ ही, राजनीतिक विरोध भी हुआ और दो धड़े बन गए परस्पर विरोध के। और कुछ तो उसमें ऐसे निकले हैं कि जो राजनीतिक रूप से जिनका उस समय उन्होंने विरोध किया था कांग्रेस का या इंदिरा जी का आपातकाल के दरमियान, वो फिर उनके साथ किसी न किसी रूप में जुड़ने को लालायित हो गए। तो ऐसी क्या स्थिति है कि उस समय जो एक विरोध की स्थिति बनी थी, संघर्ष की स्थिति बनी थी, उससे वो हट के आज फिर वो उन्हीं के साथ जुड़ने को लालायित हो गए और आपके और उनके बीच में जो एक मैत्री भाव बना था लोकतंत्र के नाम पर, आपातकाल के विरोध के नाम पर, वो मैत्री भाव एक प्रकार से टूटता सा दिखता है। दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि जैसे आजादी की लड़ाई में कुछ लोगों को जो सेनानी हुए उनको स्वतंत्र पेंशन के रूप में स्वतंत्रता सेनानी पेंशन की सुविधाएं मिलती रही। इसी प्रकार से कई राज्यों में ऐसा हुआ कि चूंकि उस समय ये जो आजादी की दूसरी लड़ाई जिसको हम लोगों ने संज्ञा दिया, उसमें कई लोगों का परिवार बिखर गया, कई लोगों की आजीविका के अवसर खत्म हो गए, उनकी जवानी पूरे उस संघर्ष में खत्म हो गई जेल में। और जैसा आपने जिस वो पीड़ा का उल्लेख किया, जिस त्रासदी और जिस दमन का आपने जिक्र किया, उसके कारण उनका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। तो क्या इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि अगर आपको अवसर मिलता है या कई राज्यों ने जो इस प्रकार के प्रावधान किए कि ऐसे सेनानियों को जो आजादी की दूसरी लड़ाई के सेनानी रहे उनको भी कुछ पेंशन जैसी सहूलियतें दी जाए, इसको कैसे आप जस्टिफाई करें? देखिए, 2 चीजें हैं। ये जो आंदोलन था उसका एक बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार के खिलाफ ये संघर्ष था। जब नारा लगाते थे भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, तो ये जो पूरा जेपी का आंदोलन था उसका एक बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष। दूसरा था वंशवाद। ये जो इमरजेंसी लगी इसमें संजय गांधी की बहुत बड़ी भूमिका थी, और जिस प्रकार से संजय गांधी पर इंदिरा गांधी पूरी तरह से निर्भर हो गई, और मुझे तो कई बार ये लगता है कि अगर संजय गांधी नहीं होते तो शायद इंदिरा गांधी इतनी निरंकुश नहीं होती। उनको निरंकुश और तानाशाह बनाने में या बनने में संजय गांधी, उनके परिवार में उनके बेटे की बहुत बड़ी भूमिका थी। इसलिए जेपी वंशवाद के खिलाफ थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, और गैर कांग्रेसवाद के पक्षधर थे, कांग्रेस के खिलाफ थे। और संजोग देखिए, आंदोलन तो बहुत तरह के लोग आते हैं। मेरे साथ लालू प्रसाद यादव भी थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी भी थे, बहुत तरह के लोग थे। लेकिन देखिए, आंदोलन में जितने लोग आते हैं सारे लोग कोई सैद्धांतिक कारणों से नहीं आते हैं। कई उस हवा में माहौल के अंदर आ गए। आज वो समय नहीं कि लालू जी के बारे में मैं यहाँ विस्तार से बताऊं क्या क्या हुआ उस जमाने के अंदर। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ में जेपी ने इतना बड़ा संघर्ष किया, आज उस आंदोलन के बिहार के सबसे बड़े नेता, उससे भी बड़े नेता लालू प्रसाद यादव थे। आज वो भ्रष्टाचार के आरोप में उनको सजा हो गई, वो बेल पर है, उनकी पत्नी बेल पर है, उनका बेटा बेल पर है, उनके 50 से ज्यादा संपत्ति जो है जब्त कर ली गई। और दूसरा वंशवाद, तो वंशवाद के खिलाफ जेपी ने संघर्ष किया, और आज फिर वही वंशवाद फिर से एक बार राजनीति में एक प्रमुख स्थान, एक प्रमुख जगह पहुंच गया है। तो मुझे दुख है इस बात का। लेकिन हर आंदोलन में होता है, बहुत तरह तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग कारणों से लोग आते हैं। लेकिन जो कि भटकाव आया है इस आंदोलन के नेतृत्व करने वाले जो लोग थे, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आंदोलन के 70-80% लोग जो हैं आज भी कांग्रेस के खिलाफ है, वंशवाद के खिलाफ हैं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हम लोगों के साथ हैं। दूसरी एक विषय, आपने जो पेंशन की बात कही, देखिए जब हम लोग गए जेल तो कोई सोच कर नहीं गए थे कुछ मिलेगा, इस उम्मीद और अपेक्षा से कोई नहीं गया था। हम लोग तो जेल से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे ये भी पता नहीं था, हमारी सरकार बनेगी ये तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन जब बिहार में हम लोग की सरकार बनी 2005 के अंदर, तो हम लोग को लगा और हम लोगों ने देखा है कि मैं तो एमएलए बन गया, कितने लोग एमएलए बने,
और मैंने देखा है कि इमरजेंसी में जो जेल गए और बाद में वो न तो राजनीति ठीक से कर पाए, न कोई व्यवसाय कर पाए, न नौकरी कर पाए। और वो उनकी जो घरों की हालत हुई है, मैंने देखा है उन लोगों को। तो नीतीश जी को हम लोग को लगा कि वैसे लोगों को उनको सम्मानित करना चाहिए। और एक हम लोगों ने जेपी सेनानी सम्मान पेंशन योजना बिहार में प्रारंभ की, और जिसमें हम 5,000 और 10,000 रुपया, जो 6 महीने से ज्यादा जेल में थे उनको 10,000 रुपया, और जो 1 महीने से ज्यादा और 6 महीने से कम थे उनको हम 5,000 रुपया पेंशन दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में, यूपी में, राजस्थान में कई राज्य सरकारों ने इस प्रकार का देना प्रारंभ किया था। बाद में जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसको रोक दिया। मध्य प्रदेश में मुझे बताया गया कि रोक दिया गया, फिर कमलनाथ सिंह की सरकार को उसको लागू करना पड़ा, उसको लागू किया। तो देखिए, यह एक प्रकार की मदद थी उन लोगों को जो वास्तव में इमरजेंसी में जिनका घर उजड़ गया, परिवार उजड़ गया, और एक छोटी सी मदद उनको है, और ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये कोई नहीं कि साहब जो आंदोलन में जाएगा उसको पेंशन मिलेगी, तो चलो जेल में। तो जेल गए लोग, लेकिन बाद की सरकार को लगा तो वैसे लोगों की मदद करने के लिए और एक कुछ योजनाएं जो है कुछ राज्यों के अंदर और चलाई जा रही है। मैं टेम्पटेड हूँ, एक समय पूरा हो चुका, फिर भी एक सवाल, मैं क्योंकि जेपी को पढ़ता रहा हूँ। जेपी जो है वो दल विहीन राजनीति के नेता थे। अंतिम दिनों में उन्होंने दल विहीन राजनीति, पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात की। तो वो किस रूप में यहाँ राजनीतिक मंच या राजनीतिक दल देने में कामयाब हुए, और कभी इस विचार का जिक्र उन्होंने आपके सामने या आप लोगों के सामने रखा था क्या? है। देखिए, उनकी कल्पना ये थी, और उन्होंने बिहार में जनता सरकार का गठन करवाया था। जो बिहार से जुड़े लोग, उनको याद होगा 74 में। तो उनकी कल्पना देखिए, जेपी की जो यात्रा है, विचार यात्रा, वो मार्क्सवाद से प्रारंभ होती है, और लगातार उस विचार में मार्क्सवाद, समाजवाद, समाजवाद के फिर अलग अलग रूप, फिर गांधीवाद, फिर सर्वोदय से लेकर आगे का जो उनका जो, और जेपी कहते थे देखिए कि ये कोई विचार है, ये प्रवाह है, समय के अनुसार प्रगति और विकास होता है उसके अंदर। कोई एक विचार से आदमी बंधा नहीं रह सकता है, लेकिन जो मूलभूत विचार है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के विचार हो, ईमानदारी के हो, भ्रष्टाचार के विरोध में हो, तो जेपी का ये जरूर प्रयास था, चाहते थे वो कि दल विहीन लोकतंत्र का मतलब कि लोग चुनाव लड़े। इसलिए जनता उम्मीदवार, आपको मैं बता दूं कि शरद यादव जबलपुर से जब पहला चुनाव लड़े तो जनता उम्मीदवार थे और किसी पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे। सभी दलों ने उनको समर्थन किया, और वो जनता उम्मीदवार के नाते पहला प्रयोग जेपी ने जबलपुर में किया था, शरद यादव को जनता उम्मीदवार बनाने का। लेकिन बाद में जेपी को भी ये लगा, और बिहार में उन्होंने बहुत प्रयास किया कि दल विहीन कुछ चीजें खड़ी हो सके, लेकिन सर्वोदय में उतनी ताकत नहीं बची थी उस बात को आगे बढ़ाने के लिए। और फिर वो दलों के साथ जुड़े, और जहां तक जनता पार्टी के गठन की बात है, उसमें 1 मिनट बता दूं मैं कि जब इंदिरा गांधी ने चुनाव का ऐलान कर दिया तो जनता उस समय जेल में जो राजनीतिक बंदी थे 2 गुट में बंट गए। जॉर्ज फर्नांडिस का कहना था हमको चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। अटल जी, जेपी का कहना था हमको चुनाव में भाग लेना चाहिए। जेपी ने कहा कि हम चुनाव में जाएंगे, लेकिन मेरी शर्त है कि सारे दल आपस में विलय करके एक पार्टी बनाएंगे, तब तो मैं नेतृत्व दूंगा, नहीं तो मैं चुनाव में आपका समर्थन नहीं करूंगा। और इतने कम समय में दलों का विलय हुआ, जनता पार्टी बनी, और जनता पार्टी एक प्रकार से जो जेपी की जो कल्पना थी दल विहीन लोकतंत्र, उसका एक स्केलेटन कह सकते हैं, एक उसका एक ढांचा जैसा था जो है। लेकिन वो प्रयोग बहुत सफल नहीं हुआ, मैं इतना जरूर उसको स्वीकार करता हूं। लेकिन हम लोग के अपने भाषणों में भी वो दल विहीन लोकतंत्र की और बात करते थे। तो इसलिए वो उनका एक प्रयोग था, लेकिन वो प्रयोग जो है सफल भी नहीं हुआ, और मुझे नहीं लगता है कि लोकतंत्र में उसकी गुंजाइश है कि कोई दल नहीं रहेगा। लेकिन उनकी एक कल्पना थी वो, जिसको उन्होंने व्याख्यात करने का एक लंबे समय तक प्रयास किया। अंत में आपसे आग्रह रहेगा कि कुछ हमारी जो युवा पीढ़ी है
उसको कैसे इस आंदोलन से प्रेरणा लेनी चाहिए। और एक ट्वीट माननीय प्रधानमंत्री जी का आज आया, तो उसमें उन्होंने इस दिन को काला दिन के रूप में चित्रित किया है। तो आप समअप करते हुए इन चीजों को एक बार अवश्य रखें। उसके बाद अरुण जी आप धन्यवाद प्रस्ताव कर दें। देखिए, केवल युवाओं के लिए नहीं, इमरजेंसी का जो संदेश है कि लोकतंत्र से बेहतर कोई व्यवस्था नहीं है, लोकतांत्रिक तरीके से भी सत्ता में परिवर्तन हो सकता है। तीसरा, शांतिपूर्ण तरीके से समाज में बदलाव हो सकता है, क्योंकि उस समय उस जमाने में नक्सली बड़े पावरफुल थे, वो कहते थे कि बंदूक की नली से ही सत्ता परिवर्तन होगा। चौथी बात कि प्रेस पर पाबंदी लगाकर आप लोकतंत्र को जीवित नहीं रख सकते हैं, और इसलिए इंदिरा गांधी के बाद अब कोई हिम्मत नहीं कर सकता है, क्योंकि देखिए गलतफहमी पैदा हो गई। अगर वो प्रेस पर पाबंदी नहीं लगाती तो इंदिरा गांधी को गलत फीडबैक मिलने लगा, क्योंकि अखबार में केवल उन्हीं की प्रशंसा के समाचार आने लगे। तो इसलिए प्रेस पर पाबंदी लगाना, राजनीतिक बंदियों को जेलों में बंद करना, और सबसे बड़ा मैसेज है कि कोई तानाशाह, देश की जनता तानाशाह को स्वीकार नहीं कर सकती। और जैसा मैंने कहा कि आजादी और रोटी ये दोनों चाहिए, और लोकतांत्रिक तरीके से चाहिए। चीन जैसी व्यवस्था या कोई ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई एक व्यक्ति तानाशाह बन जाए देश के अंदर, इस देश ने उसको नकार दिया। तो एक मैसेज है कि इस देश में कोई तानाशाह नहीं बन सकता है, और लोकतांत्रिक तरीके से ही हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और नौजवानों के लिए यही संदेश है, अगर कहीं कोई गलती दिखाई पड़े तो उसके खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना चाहिए, उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। तो यही सारे मैं, और एक अंतिम कि किसी को एक गलतफहमी में न हो कि मैं बहुत ताकतवर हूं। जनता ने जब इंदिरा गांधी को पराजित कर दिया तो इस देश के अंदर जनता किसी को भी पराजित कर सकती है। इसलिए एक बहुत बड़ा मैसेज जो है, इमरजेंसी ने इस देश की जनता को और इस देश के राजनीतिक दलों को और इस देश के नेताओं को देने का काम किया है। अरुण जी जी जी, एक छोटा सवाल, क्योंकि कई सवाल आए हैं फेसबुक पे भी, लेकिन एक सवाल की इस आंदोलन में महिलाओं छात्राओं की क्या भूमिका थी? पटना में मतलब कौन सी महिलाएं छात्राएं क्या आंदोलन में इस तरह की आई थी? क्योंकि हम लोग सुनते हैं कि सारे जो छात्र नेता सुनते हैं, छात्राओं के बारे में नहीं सुनते। चलिए, सवाल आया फेसबुक में, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। मैं एक बहुत सारे सवाल आए हैं, लेकिन एक मिनट बता दें केवल आपको। देखिए, उस समय तक महिलाएं किसी आंदोलन में दिखाई नहीं पड़ती थी। पहली बार जेपी के आंदोलन में महिलाएं सड़कों पर निकली। हम लोग भी आश्चर्यचकित थे कि महिलाएं जुलूस में आ रही हैं। तो जेपी के आंदोलन में बिहार जैसे राज्य में कम से कम, मैं बाकी राज्यों के बारे में नहीं कह सकता हूँ क्योंकि महाराष्ट्र, गुजरात, वहां पर महिलाओं की भागीदारी पहले से ज्यादा रही होगी, लेकिन बिहार के अंदर किसी भी जन आंदोलन में या सड़कों पर आकर लड़ना या राजनीतिक गतिविधि में भाग लेना, ये जेपी आंदोलन में ही इसकी शुरुआत हुई। और बड़ी संख्या में महिलाएं जेल में गई, मीसा में गई। दुर्गा भाभी, मुझे याद है, प्रोफेसर थी HD जैन कॉलेज आरा के अंदर। तो यानी महिलाओं की भागीदारी बिहार के अंदर जहां नगण्य रहा करती थी, बाद के दिनों में जेपी के आंदोलन की शुरुआत हुई। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत बड़ी संख्या में, चूंकि जब शुरुआत होती है तो बहुत बड़ी संख्या तो हो नहीं, आज वाली स्थिति तो हो नहीं सकती है, लेकिन महिलाओं की भागीदारी की शुरुआत का श्रेय अगर जाता है तो वो जेपी आंदोलन का जाता है, जयप्रकाश नारायण को जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने एकेडमिक फॉर्मेशन के लिए हम लोगों को समय दिया। मुझे लगता है धन्यवाद के ज्ञापन के लिए प्रोफेसर अनिल सौमित्र धन्यवाद ज्ञापन करें। आज हालांकि राजनीतिक क्षेत्र में जितनी व्यस्तता होती है, सामान्यतः उतनी व्यस्तता किसी क्षेत्र में नहीं होती। हम लोग तो एकेडमिक और बौद्धिक काम में लगे हैं, तो बहुत सारे काम के लिए समय निकाल लेते हैं। लेकिन सुशील मोदी जी, इतना व्यस्त जीवन है उनका, इतने तरह की जिम्मेदारियां, दायित्व, उसके बाद भी हम सब लोगों से इस महत्वपूर्ण विषय पर, चूंकि जिस तरीके से आपने व्यक्त किया उस समय की पीड़ा को, उस समय की त्रासदी को, उस समय के संघर्ष और समन्वय के दौर को,
वो शायद बाहर से कोई पढ़कर और समझकर शायद नहीं कर सकता, उसको वही व्यक्त कर सकता है जिन्होंने उसको जिया है, भोगा है। तो जैसा अरुण जी बता रहे थे कि इसके पहले आदरणीय राम बहादुर राय जी, प्रोफेसर आनंद कुमार जी, और ऐसे हम लोगों ने एक श्रृंखला शुरू की है कि ये जो आपातकाल का, दुष्काल का जो दौर था, उसको एक प्रकार उसके दुखांत को एक बार स्मरण किया जाए, ताकि वर्तमान पीढ़ी, आगे की पीढ़ी के लिए भी वो एक सबक के रूप में बने और आप लोगों के विचारों से वो ओतप्रोत होकर उस दिशा में सोचें, विचारें, उसका बार बार विचार करें, उस विमर्श को समझें। तो इसके लिए आप आज उपस्थित हुए, हम सब लोगों को आपका सानिध्य मिला, तो हम सब लोग तो अभिभूत हैं और बहुत ही इस बात को आपके माध्यम से हम लोगों ने उसको, उन घटनाओं को, उन स्थितियों को एक बार जीने की, समझने की कोशिश की है। और जरूर कई सारे ऐसे सवाल हैं, ऐसे प्रश्न हैं जो लोगों को जानना जरूरी है, इस पीढ़ी को, आगे की पीढ़ी को जानना जरूरी है। उन प्रश्नों को भी आपने समाधान दिया, जवाब दिया। तो इन सब बातों के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, हमको प्रेरित करने के लिए, हमको उद्बोधित करने के लिए और वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को बहुत सारी जानकारियां और ज्ञान देने के लिए मैं आपके प्रति अनुग्रह भाव व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपको साधुवाद प्रेषित करता हूं।